हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम गति के नियम पढ़ रहे हैं। अब गति के नियम में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है घर्षण, जो आपने सबने सुना होगा। घर्षण हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूँगा कि आप कभी आटा पिसवाने आटा चक्की गए हो तो आप बोलोगे हाँ। तो वहां पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दो रोलर लगे होते हैं, उस पर एक पट्टी लगी होती है। ऐसा कुछ देखा होगा आपने कि दो रोलर लगे होते हैं और उस पर एक पट्टी लगी होती है और ये पट्टी घूमते रहती है और इधर से क्या होता है, मशीन चलती रहती है और गेहूं पिसता रहता है। आप जरा गौर कीजिएगा, जरा सोचिएगा कि अगर इस रोलर और इस पट्टे के बीच में अगर घर्षण ना होता, एकदम ये चिकनी सतह होती, तो क्या होता? क्या ये इस पर टिका हुआ रह पाता? नहीं रह पाता, ये फिसल जाता। आज हम चल पा रहे हैं तो किसके कारण चल पा रहे हैं? घर्षण के कारण चल पा रहे हैं। भाई अगर आज घर्षण नहीं होता, हर जगह मैं तेल ही तेल बिछा दूं, तेल ही तेल बिछा दूं, मैं बोलूं आप चल के बताओ, तो क्या आप चल पाओगे? आप अपने घरों में भी मार्बल के ऊपर पानी गिरा दीजिए और आप चलने की कोशिश कीजिए, तो कई बार आप फिसल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर घर्षण की कमी थी। न्यूटन की गति के नियम में अभी तक हमने जो बातें की वो सारी घर्षण विहीन थी। हमने किसी भी सतह को घर्षण पर नहीं माना था। पर आज जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो घर्षण की बात करने वाले हैं कि घर्षण क्या है। सामान्यतः अगर मैं बोलूं तो घर्षण एक अपोजिंग बल है। क्या है? घर्षण एक विरोधी बल है। अगर ऐसा बोलूं तो घर्षण क्या है? एक विरोधी बल है। विरोधी बल है। अब क्या है? घर्षण क्या है? एक विरोधी बल है जो गति में विरोध करता है। क्या ऐसा कहना बिल्कुल सही है? हर जगह ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम चल पा रहे हैं तो घर्षण के कारण ही चल पा रहे हैं। अगर ये गति में विरोध करता तो आज हम चल ही नहीं पाते। इसका मतलब घर्षण गति कराने में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो घर्षण है क्या? आइए इसके बारे में हम डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। घर्षण है क्या? घर्षण क्या है? यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है जो उनके मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, जो उनके मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है कि घर्षण गति का विरोध नहीं करता। घर्षण गति का विरोध नहीं करता। घर्षण किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है। अभी तक हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9-10 में, घर्षण गति का विरोध करता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। अर्थात अगर कोई दो वस्तुएं एक दूसरे पे फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है, दो वस्तुएं फिसलती है या फिसलने की कोशिश करती है, तो दोनों के मध्य एक बल लगता है जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए कैसे, मान लो एक हथेली है और ये दूसरी हथेली है, ठीक है। अगर मैं उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूं तो मान लेता हूं कि मेरे पास एक मिनट रुके, देखो कि मैं मान लेता हूं मेरे पास ये दो चीजें, ठीक है। ये दोनों क्या है? आपस में
संपर्क में है। क्या है? संपर्क में है। तो जब ये दोनों वस्तुएं, ये वस्तु इस पे चलती है तो इसके सापेक्ष ये किताब कहां जा रही है? अगर ध्यान से देखो तो इसके सापेक्ष ये किताब कहां जा रही है? पीछे की ओर जा रही है। कहां जा रही है? पीछे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या दोनों वस्तुओं में गति हो रही है? अगर ध्यान से देखो तो अगर दोनों वस्तुओं में गति हो रही है या नहीं हो रही, ध्यान से देखना। रिमोट कहां जा रहा है? आगे की तरफ। तो किताब कहां जा रही है? पीछे की तरफ। तो जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके मध्य क्या हो रहा है? सापेक्ष गति हो रही है। क्या हो रही है? सापेक्ष गति हो रही है। और तो घर्षण क्या करता है? इस सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब अगर ये रिमोट आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये किताब इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगी। अगर ये रिमोट आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो किताब इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगी। और रिमोट के सापेक्ष कहां जा रहा है किताब? रिमोट के सापेक्ष किताब कहां जा रही है? ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ। तो रिमोट इसे कहां लाने की कोशिश करेगा? रिमोट इसे आगे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। रिमोट इसे आगे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। वापस ध्यान दीजिएगा, रिमोट आगे जा रहा है, रिमोट आगे जा रहा है तो किताब इस पर घर्षण बल कहां लगा रही है? पीछे की तरफ। और अगर किताब पीछे जा रही है, किताब पीछे जा रही है रिमोट के सापेक्ष, तो किताब पर घर्षण बल कहां लग रहा होगा? किताब पर घर्षण बल कहां लग रहा होगा? तो ये आगे की तरफ लग रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि घर्षण क्या करता है? घर्षण क्या करता है? गति का विरोध नहीं करता, ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है? सापेक्ष गति का विरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये बात समझ में आ जाती है तो घर्षण पढ़ना एकदम ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, चलें आगे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये घर्षण पैदा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं इन हर चीज को एक एक बार साथ में बिल्कुल अच्छे से लूंगा, आप समझते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। होता क्या है? होता क्या है कि होता क्या है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है, ये मान लो दो वस्तुएं संपर्क में है, ध्यान देना, ये दो वस्तुएं क्या है? संपर्क में है। ठीक है, अब दो वस्तुएं संपर्क में है, अगर मैं यहां माइक्रोस्कोप लगा के देखूं, अभी तो आपको क्या लग रहा है? दोनों वस्तुएं क्या है? वस्तु 1 और वस्तु 2 संपर्क में है, एकदम पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन वास्तव में ये पूर्ण रूप से जुड़ी हुई नहीं है। अगर यहां माइक्रोस्कोप लगा के देखूं, अगर मैं माइक्रोस्कोप लगा के देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि इस वस्तु के अणुओं के मध्य ये वस्तु कुछ खुरदुरी होती है, खुरदुरी होती है, इसकी सतह भी खुरदुरी होती है और इस वस्तु की सतह भी क्या होती है? खुरदुरी होती है। और ये आपस में अंतरा अणुक बंध के द्वारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अर्थात इनके मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। इसके कारण मान लो इसके मध्य भी एक बल लग गया, F1 लग गया, इसके मध्य F2 लग गया, अलग अलग दिशाओं में लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ F3 लग गया, यहाँ F4 लग गया। जब हम सभी बलों का परिणामी लेते हैं, जब हम सभी बलों का परिणामी लेते हैं तो वो परिणामी कुछ इस तरीके से निकल के आता है। जब सभी बलों का परिणामी लेते हैं तो परिणामी कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ध्यान देना, मैं वापस समझा रहा हूं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे चिपकी हुई होती है तो सतह खुरदुरी होने के कारण उनके मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल लगते हैं। अब अंतरा अणुक आकर्षण बल के कारण वस्तुएं जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। अब जुड़ी हुई होती है तो इनके मध्य क्या लगते हैं? बल अलग अलग दिशाओं में लगते हैं। इन सभी बलों का परिणामी एक बल लगता है, मान लो इसको बोलते हैं परिणामी बल। क्या बोलते हैं? परिणामी बल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? परिणामी बल बोला। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? परिणामी बल बोला। देखो कैसे परिणामी बल बोला, इसको हमने क्या बोला? परिणामी बल। तो जैसे मान लो वस्तु है, ध्यान से देखना, इस पे क्या लगा हमने? ये वस्तु है, इस पे क्या लगा? एक परिणामी बल। ये परिणामी बल कहां से आया? इनके मध्य लगने वाले
आकर्षण बल के कारण एक बल निकल के आया जिसको नाम दिया परिणामी बल। इस परिणामी बल के दो घटक बनते हैं। इस परिणामी बल के कितने घटक बनेंगे? दो घटक बनेंगे। एक तो क्षैतिज घटक बनेगा और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। एक बनेगा क्षैतिज घटक और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। अगर ये परिणामी बल थीटा कोण बना रहा है ऊर्ध्वाधर के साथ, तो इसका एक घटक बनेगा F cos थीटा और एक घटक बनेगा F sin थीटा। क्या बनेगा? F sin थीटा। जो F cos थीटा घटक है किसका? इस परिणामी बल का। ये परिणामी बल क्या था? इनके मध्य लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल का परिणामी था। इसके दो घटक बनाए जाते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ये जो क्षैतिज घटक है F sin थीटा जो क्या है? जो सतह के समानांतर है। जो सतह के कैसे हैं? समानांतर है। सतह के कैसा है? ये समांतर है। अगर ध्यान से देखो तो सतह कैसा है? ये समानांतर है। और जो F cos थीटा है जो सतह के क्या है? लंबवत है। जो सतह के क्या है? लंबवत है। सतह के कैसा है? ये लंबवत है। सतह कैसा है? लंबवत है। तो ये जो समांतर घटक है इसको बोलते हैं घर्षण। इसको बोलते हैं, ये घर्षण बल का काम करता है। घर्षण बल का काम करता है। इसका मतलब घर्षण बल क्या होता है? सतह के समानांतर लगता है। कहां लगता है? सतह के समानांतर। सतह के समानांतर। कौन सी सतह? संपर्क सतह। कौन सी सतह? संपर्क सतह। सतह के यानी कि कौन सी सतह? संपर्क सतह के समानांतर लगता है। संपर्क सतह के समानांतर लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। और F sin थीटा क्या है? ये अभिलंब बल है। क्या है? ये कैसा बल है? अभिलंब बल है। कैसा बल है? अभिलंब बल, जिसको नाम दिया F cos थीटा। F cos थीटा। ये वाला कौन सा था? F sin थीटा। और ये वाला कौन सा था? F cos थीटा। जो सतह के क्या लग रहा है? जो सतह के संपर्क सतह के कैसा लग रहा है? लंबवत लग रहा है। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभिलंब बल सतह के सदैव कहां लगता है? लंबवत लगता है। तो संपर्क सतह के कहां लगेगा? ये संपर्क सतह के कहां लगेगा? संपर्क सतह के कहां लगता है? लंबवत लगता है। कहां लगता है? लंबवत लगता है। तो ये दो तरह की बातें होती है। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि घर्षण बल और अभिलंब बल आए कहां से? घर्षण बल और अभिलंब बल आए यहां से। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे घर्षण को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आणविक संरचना के आधार पर घर्षण को समझाया और घर्षण बल और अभिलंब बल आए कैसे उसको हमने समझा। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें तो किसी भी टाइप की गलती आप करोगे नहीं। कहीं पर भी कोई भी आपसे पूछे तो आपको यही बताना है, घर्षण बल जो परिणामी बल होता है उसका जो सतह के क्षैतिज के अनुदिश जो घटक होता है या सतह के समानांतर जो घटक होता है वो तो काम करता है घर्षण बल का, और जो सतह के लंबवत होता है वो काम करता है अभिलंब बल का। किसका काम करता है? अभिलंब बल का। मेरी बात एकदम समझ में आ रही है अच्छे से? अगर कोई भी तरह की समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, आपकी हर प्रॉब्लम हर चीज क्लियर कर दूंगा। मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपने इससे पहले मैंने आवेग का वीडियो बनाया है इम्पल्स, जाके देखो, मजा आ जाएगा। हर चीज क्लियर करी है क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हम आपको सारी चीज क्लियर करेंगे क्वेश्चन के साथ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस क्लास में बने रहो, क्लास को ध्यान से देखो, नोट्स बनाते रहो और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पे फोकस करो, हर चीज सिखा दूंगा यहाँ पे, हर चीज, ठीक है? तो ये दो बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो कि घर्षण बल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घर्षण बल दो तरह के होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण बल होता है और एक गतिक घर्षण बल होता है। चलिए, घर्षण बल दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। घर्षण बल के प्रकार देखते हैं हम लोग, मेनली दो तरीके के। घर्षण बल कितने तरह के लिखते हैं हम लोग? बेसिकली दो तरह के लिखते हैं। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण बल और एक होता है गतिक घर्षण बल। मेनली स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल।
अब देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है सर, नाम से ही क्लियर है। इसको लिखते हैं एफ एस से, किससे लिखते हैं? एफ एस से। इसको लिखते हैं एफ के से, किससे लिखते हैं? इसको एफ के से लिखते हैं, ठीक है, एफ के से लिखते हैं। स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल, इसको लिखते हैं एफ एस से, इसको लिखते हैं के एफ के से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा, घर्षण की दिशा देखना सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले ये समझ लीजिए कि स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या होता है। देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब वस्तु किसी सतह पर स्थिर होती है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण क्या होता है समझना एकदम अच्छे से। मान लो ये वस्तु है, ठीक है, मान लो ये वस्तु है और ये वस्तु इस सतह के संपर्क में है और ये वस्तु अभी स्थिर है। ये स्थिर क्यों है? क्योंकि इस सतह और इस सतह के मध्य, इस वस्तु की सतह और ये जो सतह है, इनके मध्य क्या लग रहा होगा? कोई घर्षण बल लग रहा होगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब इस वस्तु पर बल लगाया जाता है तो भी वस्तु क्या होती है? गति नहीं करती। जैसे मान लो आपके घर पे भारी अलमारी है और आपने उस पर बल लगाया, पर आपकी अलमारी गति नहीं करती है, लेकिन 4-5 आदमी मिलकर और ज्यादा बल लगाते हैं तो अलमारी गति कर जाती है। तो जरा सोचिए, जब आपने बल लगाया तो वो वस्तु गति नहीं करी, क्यों? क्योंकि सतह और अलमारी के बीच में क्या लग रहा था? एक घर्षण बल लग रहा था। वो घर्षण बल कौन सा था? वो स्थैतिक घर्षण बल था, क्योंकि वस्तु कैसी थी? बल लगाने पर भी वस्तु कैसी थी? स्थिर थी। बल लगाने पर भी वस्तु कैसी थी? स्थिर थी। इसका मतलब कोई ना कोई था जो आपकी अलमारी के सापेक्ष गति का क्या कर रहा था? जो आपकी अलमारी की सापेक्ष गति का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। वो कौन सा बल था? स्थैतिक घर्षण बल। क्योंकि उसी बल के कारण अलमारी कैसी थी? विराम में थी या नहीं थी? वापस कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि आपके घर में भारी अलमारी, आपने उसको धक्का लगाया, बल लगाया, अलमारी गति नहीं करी। इसका मतलब जब आपने बल लगाया तो सतह और अलमारी के मध्य भी क्या लगा था? एक बल लगा था या नहीं बल लगा था? सतह और अलमारी के मध्य भी क्या लगा? मान लो ये अलमीरा है और आपने इस पर एक बल लगाया, आपने इस पर क्या लगाया? एक बल लगाया, बल लगाया, लेकिन अलमारी क्या करी? गति नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अलमारी और सतह के मध्य क्या लग रहा होगा? एक बल लग रहा होगा जो इसकी गति का क्या कर रहा होगा? विरोध। कौन सी गति? सापेक्ष गति का क्या कर रहा होगा? विरोध। ये आपने बल लगाया और ये किसने लगाया? घर्षण ने लगाया। तो वस्तु कैसी थी? रुकी हुई थी। यानी कि स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है कि वह घर्षण बल जो वस्तु को रोके रखता है, वह घर्षण बल जिसके कारण वस्तु, वह घर्षण बल जिसके कारण वस्तु विरामावस्था में बनी रहती है। विरामावस्था में बनी रहती है। विरामावस्था में क्या रहती है? बनी रहती है। उस बल को नाम देते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या नाम देते हैं? स्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल। इसकी कुछ खास बात है, इसकी कुछ खास बात है, मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है, स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है। घर्षण बल क्या होता है? स्वतः समायोजित होता है। क्या होता है? स्वतः समायोजित बल है। समायोजित बल है, स्वतः समायोजित, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। ये क्या होता है सर? हर चीज क्लियर हो जाएगी, बस क्लास को देखते रहिए। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं इसको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्वतः समायोजित बल कहलाता है। कैसे सर? समझाइए जरा, समझाइए सर कैसे? देखो एकदम आसान है, एकदम आसान है, समझाता हूं। देखो कैसे सर? जैसे आपके घर में एक भारी अलमारी है, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से। आपके घर में एक भारी अलमारी है और ये भारी अलमारी किसी सतह के क्या है? संपर्क में है। आप आए, आप बोलते हैं मम्मी मैं जिम जाता हूं। मम्मी ने बोला जा बेटा इस अलमारी को खिसका दे। आप गए जोश में, आप जाके जोश में आपने क्या किया? इस अलमारी को धक्का दिया
अलमारी पर आपने लगाया बल, अलमारी टस की मस नहीं हुई। आपने और जोर लगाया, अलमारी टस की मस नहीं हुई। आपने और जोर लगाया, तब लगा आपको कि अब अलमारी चल पड़ेगी, अब अलमारी चल पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बल के मान को बढ़ा रहे हो तब जाके इस अलमारी क्या कर रही है, गति करने की स्थिति में आ रही है। भाई बल आपने पहले भी लगाया, मान लो पहले आपने बल लगाया 10 न्यूटन का, आपने देखा कि इस अलमारी गति नहीं कर रही। आपने लगाया F बराबर 15 न्यूटन, बल बढ़ाया आपने, फिर आपने देखा गति नहीं कर रही। फिर आपने देखा F इक्वल टू 20 न्यूटन, अलमारी गति करने की स्थिति में तो आई है, पर अब आप बोलते हो हल्का सा कोई बल और लगा देना तो गति कर पड़ेगी। लेकिन अब आपके पसीने निकल गए, अब आपके पास जोर नहीं है। आपने अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को बुलाया कि भाई यार आ, और वो भाई आके फिर थोड़ा सा और बल लगाता है। जब आप अपना मैक्सिमम बल लगाते हो उस समय भाई थोड़ा सा और बल लगाता है और अलमारी क्या पड़ती है, खिसक पड़ती है। क्या करती है, खिसक पड़ती है। इसका मतलब क्या हो रहा था कि जब आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो सतह और अलमारी के मध्य में भी क्या लग रहा होगा, एक 10 न्यूटन का बल लग रहा होगा। क्योंकि तभी तो क्या हो रहा होगा, तभी तो क्या हो रहा होगा, सुनना मेरी बात, आपकी गति का विरोध हो रहा होगा। आपकी गति का क्या कर रहा होगा, वो विरोध कर रहा होगा और अलमारी क्या हो रही होगी, खिसक नहीं रही होगी। फिर आपने 15 न्यूटन लगाया, 15 न्यूटन लगाया तो इसने भी क्या कर लिया, अपने मान को क्या कर लिया, घर्षण बल ने भी अपने मान को बढ़ा लिया। उसने भी अपना मान कितना कर दिया, 15 न्यूटन कर लिया। फिर अलमारी नहीं खिसकी। फिर आपने 20 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, इसने भी अपने मान को क्या कर लिया, 20 न्यूटन कर लिया। फिर क्या हुआ, अलमारी खिसकी नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप बल लगाते जाओगे घर्षण बल बढ़ता जाएगा। घर्षण बल एक अधिकतम मान तक बढ़ सकता है, स्टैटिक घर्षण बल एक अधिकतम मान तक बढ़ सकता है। अब मान लो आपने अपना बल बढ़ाया और 20 से जैसे 21 न्यूटन किया और अब अलमारी क्या करी, चल पड़ी। अलमारी क्या पड़ी, चल पड़ी। अलमारी क्या पड़ी, चल पड़ी। इसका मतलब अब स्टैटिक घर्षण कितना हो गया, शून्य हो गया है, शून्य हो गया है, खत्म हो गया है। कौन सा अब घर्षण बल आ जाएगा, अब जब अलमारी चल पड़ी, अलमारी जब चल पड़ी उस समय जो घर्षण बल आता है वो होता है गतिक घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल आ जाता है, गतिक घर्षण बल। क्योंकि जब वस्तु गति करती है तो सतह के मध्य जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल। अब जरा सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए आपने बल लगाया 10 न्यूटन, सतह ने कितना लगाया, 10 न्यूटन। आपने लगाया 15 न्यूटन, सतह ने कितना लगाया, 15 न्यूटन। आपने लगाया 20 न्यूटन, सतह ने लगाया 20 न्यूटन। क्या देख रहे हो, स्टैटिक घर्षण बल का मान धीरे 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 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। स्टैटिक घर्षण बल का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टैटिक घर्षण बल का मान एक अधिकतम मान तक बढ़ सकता है, अधिकतम मान तक बढ़ सकता है। क्योंकि यह स्वतः समायोजित बल है। कैसा बल है, स्वतः समायोजित, अपने आप समायोजित होते रहता है, अपने आप एडजस्ट होता रहता है। जैसे जैसे बल का मान बढ़ता है वैसे वैसे स्टैटिक घर्षण का बल का मान बढ़ता है। लेकिन ये एक नियत मान तक बढ़ेगा, एक नियत मान तक बढ़ेगा। उसके बाद जैसे आपने बल बढ़ाया स्टैटिक घर्षण बल का मान अब बोलता है, वो बोलता है मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरी लिमिट इतनी थी, ये अधिकतम मान है। तो स्टैटिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना आया, स्टैटिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना आया, 20 न्यूटन आया। हर वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी कि स्टैटिक घर्षण बल का एक अधिकतम मान होता है। स्टैटिक घर्षण बल का एक अधिकतम मान होता है, स्टैटिक घर्षण बल का एक अधिकतम मान होता है जिस मान तक वस्तु को वो गति करने नहीं देता है। जिस मान तक वो वस्तु को गति करने नहीं देता है उसको बोलते हैं एफ लिमिटिंग या सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। यानी कि स्टैटिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु गति करने की अवस्था में आती है पर गति नहीं कर पाती, गति करने की अवस्था में है, बस इससे हल्का सा बढ़ा दो सर, इससे हल्का सा बढ़ा दो अब मैं चल पड़ूंगा, इससे हल्का सा बढ़ा दो अब मैं चल पड़ूंगा। तो वो हल्का सा बल कितना था, 1 न्यूटन था। जैसे ये 1 न्यूटन बढ़ा, गति कर पड़ा, इसका मतलब 20 न्यूटन इसका अधिकतम मान था। और स्टैटिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु गति करती नहीं है, गति करने की अवस्था में आ जाती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। याद कर लो, सीमांत घर्षण।
अतः इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा बल है, स्वतः समायोजित, अपने आप एडजस्ट करते रहता है, अपने आप क्या करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है, लेकिन एक निश्चित मान तक। उस निश्चित मान के बाद ये अपने आप को एडजस्ट करना भूल जाएगा और वस्तु कैसे आ जाएगी, गति करने की स्थिति में आ जाएगी, गति करने की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना जो मैं यहां बता देता हूं, वो क्या ध्यान रखना है सर, वो ध्यान रखना है कि जो स्थैतिक घर्षण बल का मान, स्थैतिक घर्षण बल का मान अलग अलग सतह के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण बल का मान संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इस संपर्क सतह कैसी है, कितनी खुरदुरी है, कितनी चमकदार है, कितनी पॉलिश्ड है। जितनी ज्यादा खुरदुरी होगी स्थैतिक घर्षण बल का मान उतना ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं सारी बात आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को समझाऊंगा अच्छे से। और लास्ट एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि स्थैतिक घर्षण बल जो है का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल कितना है, क्या है, उस पर कोई निर्भरता नहीं है, लेकिन सतह की प्रकृति कैसी है इस पर निर्भर करता है। समझा देता हूं मैं सारी चीजें, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये संपर्क सतह कितनी भी बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, ये m है। अगर मान लो वस्तु अभी मैं कह रहा हूं विराम अवस्था में है, तो इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, n, और नीचे क्या लगेगा, mg। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मान लो इस वस्तु गति इधर करने की स्थिति में बल लगाया गया है, तो जो वस्तु इधर गति कर रही है तो इस पर अभी जो घर्षण बल कहां लगेगा, इधर की तरफ। जो घर्षण बल है, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ये हमेशा याद रख लो कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। जो घर्षण बल होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, हमेशा ध्यान रखना। घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो अगर मैं अभिलंब प्रतिक्रिया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पे अगर ध्यान दो तो एन का मान किसके बराबर है, mg के बराबर है। उसको रहने दो, मैं बाद में बात कर लूंगा सारी। पहली बात इतनी याद रखनी है कि घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। जब भी आपको घर्षण बल का मान कैलकुलेट करना हो तो ये मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आते हैं, इसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण नियतांक। स्थैतिक घर्षण नियतांक क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण नियतांक। स्थैतिक घर्षण नियतांक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है, एकदम ध्यान रखना। तो स्टैटिक घर्षण बल का मान निकालना है तो म्यू एस इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस म्यू एस का मान जो होता है वो 0 से 1 के मध्य लाई करता है, 0 से 1 के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। 1 बहुत कम होता है लेकिन 0 से 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं। 0 है इसका मतलब घर्षण विहीन है। अगर म्यू एस का मान 0 है, अगर म्यू एस का मान कितना है, 0 है, इसका मतलब सतह पर कोई घर्षण नहीं लग रहा है, सतह घर्षण विहीन है। जो हम पढ़ के आए थे पुरानी स्थितियां, सतह कैसी है, घर्षण विहीन है। कैसी है, घर्षण विहीन है। तो म्यू एस का मान 0 से 1 के बीच
हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। कैसे क्या लगाना है वो सारी चीजें मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बता चुका हूं, सारी चीजें दिमाग के अंदर रखनी है। अब आता है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण क्या होता है? इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब वस्तु गति करती है उस दौरान जो घर्षण आता है। क्या बोला? वास्तव में वस्तु की गति के दौरान, वस्तु की गति के दौरान। अब गति कब करेगी आपको पता ही चल चुका है कि जब वो इस गति घर्षण के अधिकतम मान को क्रॉस कर लेगी तो वस्तु क्या करने लग जाएगी? गति करने लग जाएगी। तो वस्तु की गति के दौरान जो घर्षण बल सतह और वस्तु के मध्य जो घर्षण बल लगता है, जो घर्षण बल कार्य करता है, जो घर्षण बल क्या करता है? कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? गतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बातें कह रहा हूं वो ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गतिक घर्षण बल सदैव स्थैतिक, सदैव अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल, जिसको नाम क्या दिया था हमने? जिसको नाम क्या दिया था? सीमांत घर्षण। यानी कि सीमांत घर्षण से, सीमांत घर्षण से क्या होता है? सीमांत घर्षण से क्या होता है? कम होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वही बात, इसका मान भी संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मान भी किस पर निर्भर करता है? संपर्क सतह की प्रकृति पे। नोट्स बनाते चले, नोट्स बनाते चले, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहां से नोट्स बना लें आप। संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं। कौन से क्षेत्रफल पर? संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जो संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। घर्षण बल निकालने का तरीका वही है। घर्षण बल का जो सम्मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? अभिलंब बल पर निर्भर करता है। एफ के इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू के एन। म्यू के एन, वहां पे म्यू एस था, यहाँ पे क्या है? म्यू के एन है। म्यू के एन है, तरीका वही है निकालने का। म्यू के का मतलब क्या है? गतिक घर्षण नियतांक। गतिक घर्षण नियतांक, गतिक घर्षण नियतांक। और इसका मान भी 0 से 1 के मध्य ही होता है। बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, गतिक घर्षण बल सदैव अधिकतम स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसका मतलब जो म्यू एस का मान है वो सदैव क्या होना चाहिए? म्यू के से ज्यादा होगा। क्योंकि जब गतिक घर्षण बल क्या होता है, सॉरी, अगर मैं बात करूं, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? गतिक घर्षण बल के अधिकतम मान से ज्यादा होता है। सॉरी, क्या बोला मैंने? अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल के मान से क्या होता है? ज्यादा होता है। और स्थैतिक घर्षण को क्या लिखते हैं? म्यू एस एन, और इसको क्या लिखते हैं? म्यू के एन। अगर ये मान एफ एस वाला मान, एफ एस वाला मान, एफ एस वाला मान म्यू एस एन है और एफ के वाला मान म्यू के एन है, और मैं ये कहता हूं कि ये मान ज्यादा है इससे, अगर मैं ये कह दूं ये मान ज्यादा है इससे, एन तो दोनों में आ रहा है, एन तो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब किसको ज्यादा होना पड़ेगा? किसको ज्यादा होना पड़ेगा? म्यू एस को ज्यादा होना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, म्यू एस का मान म्यू के से सदैव क्या होता है? ज्यादा होगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर म्यू एस और म्यू के दे रखा होगा तो म्यू एस का मान ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? म्यू के से ज्यादा होगा। क्लियर है? अभी मैं थोड़ी देर में हर चीज सिखाऊंगा। ग्राफ दिखाता हूं तुम्हें कि घर्षण बल का ग्राफ दिखाते हैं कि घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ग्राफ चेक करते हैं। आओ समझते। घर्षण बल
व आरोपित बल के मध्य ग्राफ। समझिएगा एकदम। अगर इस ग्राफ को समझ लिया तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये ग्राफ प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड डेटा से ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में अंदर क्या होता है कि हम घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ग्राफ बनाते हैं। किसके मध्य ग्राफ बनाते हैं? घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ग्राफ बनाते हैं। आरोपित बल का मतलब जो बल हम लगाते हैं वो आरोपित बल है और जो सतह लगाती है वो घर्षण बल है। देखिए कैसे, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बस इतना से याद रखना है। इस ग्राफ को आपको याद रखना है एकदम। ये ग्राफ ऐसा होता है। देखो, अगर ध्यान से देखो तो प्रारंभ में हमने क्या किया, बल को बढ़ाया तो घर्षण बल का मान भी बढ़ा। फिर बल को और बढ़ाया तो घर्षण बल का मान क्या हुआ? और बढ़ा। फिर बल को और बढ़ाया, घर्षण बल का मान और बढ़ा। लेकिन इस बिंदु के बाद जैसे ही बल बढ़ाया, घर्षण बल का मान क्या हो गया? कम हो गया। जरा सोचिएगा क्या हुआ ऐसा। याद करो वो अलमारी वाला केस। देखो क्या हुआ था कि जैसे ये अलमीरा है, इस अलमीरा पर आपने F बराबर 10 न्यूटन लगाया। अलमीरा चली नहीं थी क्योंकि यहां पर स्थैतिक घर्षण बल लग रहा था 10 न्यूटन। आपने बल और बढ़ाया, 15 न्यूटन किया, अलमीरा फिर नहीं चली क्योंकि यहाँ पे कितना स्थैतिक घर्षण बल लग रहा था? 15 न्यूटन। आपने बल लगाया 20 न्यूटन लगाया। फिर आपने देखा कि अलमीरा चली नहीं, लेकिन चलने की अवस्था में आ चुकी है कि अगर हल्का सा बल बढ़ाऊं तो अलमीरा चल पड़ेगी। जैसे ही आपने 21 न्यूटन बल लगाया, अलमीरा क्या करी पड़ी? चल पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखो कि जैसे जैसे आपने बल बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल का मान भी क्या हुआ? बढ़ता गया। और एक बिंदु के बाद आपने जैसे ही बल लगाया, वस्तु क्या कर पड़ी? गति कर पड़ी। और जब वस्तु गति करती है तो कौन सा घर्षण बल आता है? जब वस्तु गति करती है तो कौन सा घर्षण बल आता है? जल्दी से बताओ। जब वस्तु गति करती है तो कौन सा घर्षण बल आता है? गतिक घर्षण बल। और मैं अभी बता के गया हूं कि गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। और स्थैतिक घर्षण कैसा होता है? स्वतः समायोजित होता है। जैसे जैसे आपने बल बढ़ाया, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता गया। लेकिन बल का एक अधिकतम मान, जहां तक स्थैतिक घर्षण बढ़ सकता था, स्थैतिक घर्षण बल बढ़ सकता था, उस बिंदु को बोलते हैं अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण बोलते हैं। अधिकतम स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण। इस घर्षण बल तक वस्तु गति नहीं करेगी। लेकिन इस घर्षण बल के बाद बल को हल्का सा बढ़ाया, वस्तु गति कर पड़ी। ग्राफ को देखो ध्यान से, तो ग्राफ क्या हो गया? नीचे आ गया। इसका मतलब आरोपित बल का मान अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल से बढ़ाने पर वस्तु गति करती है, और गति करने पर कौन सा घर्षण बल आता है? गतिक घर्षण बल। और ग्राफ से यह स्पष्ट है कि गतिक घर्षण बल का मान अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। देखो, गतिक घर्षण का मान अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल से क्या हो रहा है? कम हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं पहले ही बोल के गया हूं कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। पहली बार में ये बोला था कि Fs मैक्सिमम इज ग्रेटर देन Fk, और मैं ये बात भी बोल के आया था कि μSn इज इक्वल टू μk, n दोनों के लिए बराबर होता है, तो μs का मान हमेशा μk से ज्यादा होगा क्वेश्चन के अंदर। इस ग्राफ से ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते हो, घर्षण बल का मान बढ़ता है। आरोपित बल का मान बढ़ाते बढ़ाते एक बिंदु तक पहुंच गए, जिस बिंदु पर घर्षण बल का मान क्या हो गया? अधिकतम हो गया, यानी उस बिंदु तक वस्तु चलेगी नहीं। उस बिंदु को बोलते हैं सीमांत घर्षण। और अगर उस बिंदु के बाद जैसे ही आपने बल बढ़ाया,
वस्तु गति कर पड़ी, और वस्तु गति कर पड़ी तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गया। इसका मतलब गतिक घर्षण का मान अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल से सदैव क्या होगा, कम होगा। इसीलिए म्यू एस का मान सदैव ज्यादा होगा म्यू के से, या म्यू के का मान म्यू एस से कम होगा। इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण नियतांक और इसको बोलते हैं गतिक घर्षण नियतांक। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए इसी हिसाब से हम ग्राफ को समझाते हैं। इसका मतलब वस्तु कब तक गति नहीं करेगी, अधिकतम स्थैतिक घर्षण यानी कि सीमांत घर्षण के मान तक वस्तु गति नहीं करेगी, और सीमांत घर्षण के बाद वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी। मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है? कोई तरह का आपको डाउट है? अगर किसी भी तरह का डाउट नहीं है तो अब अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि घर्षण की दिशा कैसे लगानी है, घर्षण की दिशा कैसे लगानी है, और घर्षण से संबंधित समस्याओं को कैसे करना है। घर्षण की दिशा लगाना सीखेंगे कि किसी वस्तु पर घर्षण की दिशा कैसे लगाई जाती है और उससे संबंधित समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। इसके अंदर पूरा बेसिक घर्षण बल समझा दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो वीडियो को वापस से देखिएगा, और अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। इस क्लास को मैं ही कंक्लूड कर रहा हूं।